प्लीज थोड़ा सा शोर सो दैट हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। सो वेलकम टू फोर्थ फिल्म म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल। कल हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली, एक्सपीरियंसेस सुने हमने। सो आज भी हमारा यही वैसा सा ही दिन रहेगा। सो वी हैव पंकज बेरी सर। सर वेलकम, वेलकम टू पंजाब। So Pankaj Berry is a renowned Indian actor known for his versatile performance across film, television and theatre. His captivating portrayals of various characters have earned him a dedicated fan base and critical acclaim. So, sir, we welcome you again. Sir, आपका जो first appearance थी in 1987 in Gul Gulshan and Gulfam to Kayamat se Kayamat tak. Personally, thank you so much for entertaining us whole years. एक भी साल हमने आपको स्क्रीन पे नहीं देखा, मतलब कि आप गायब नहीं रहे. So, thank you so much for entertaining us. Thank you very much. सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। करेक्ट? नो? मतलब पंजाबी में बात ना करूं, मिला जुला के करूं। चलिए ठीक है, हिंदी में भी बात करेंगे, पंजाबी में भी बात करेंगे, बीच में थोड़ी बहुत एक दो वर्ड इंग्लिश के भी शायद थोड़ी तो आती है मुझे, थोड़ी बहुत आती है। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हाँ, मेरी शुरुआत इस फिल्म इंडस्ट्री में 86 में हुई। 1986 में पहली बार मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया था। उससे पहले मैं यहाँ चंडीगढ़ में ही थिएटर करता था। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रामा में डिप्लोमा किया। फिर मैंने सेम डिपार्टमेंट से मास्टर डिग्री की ड्रामा में, और आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, क्योंकि मैं थिएटर में बहुत आनंद लेता था। मुझे थिएटर में बहुत 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 मजा आता था। अगर मुझे थिएटर में थोड़े से पैसे मिल जाते तो मैं सिनेमा में नहीं जाता, मैं थिएटर ही करता रहता। खैर, मैं चला गया बॉम्बे। शुरुआत हुई 1986 में, यात्रा शुरू हुई थी तमस के साथ। गोविंद अलानी साहब का शो आता था। उससे पहले फिल्में थी मेरी दो जो मैं कर रहा था, कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सागर सरदी साहब की फिल्में थी। हिंदी में उसका नाम था अगला मौसम, पंजाबी में उसका नाम था वगदे पानी, लेकिन वो आज तक फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन मैं बॉम्बे पहुंच गया और उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। तमस किया, कुछ फिल्में की, फिर साझा चोला किया, फिर करते करते भारत पे खोज किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोगों ने सुना होगा शायद, श्याम मलिंगल साहब का शो भारत पे खोज। उसमें मुझे 12 अलग अलग किरदार करने का मौका मिला। उसके बाद फिर इन्होंने जिक्र किया गुल गुलशन गुलफाम आया, जिसने पॉपुलैरिटी के हिसाब से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया 1989 में। फिर यात्रा चलती रही, फिल्में करता रहा, सीरियल करता रहा, फिल्में करता रहा, फिर वेब सीरीज भी की, और करते करते कयामत से कयामत तक पहुंचा और आज आपके सामने बैठा। तो हमारे घर की 3 जनरेशन में आपको टेलीविजन पे, मूवीज में साथ देखा है। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। टू बिगिन विद, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब रेडियो था, रेडियो के बाद टेलीविजन आया, तो लोग कहते थे कि टेलीविजन की वजह से रेडियो की थोड़ी अहमियत कम हो जाएगी। फिर जब ओटीटी आया तो कहते कि टेलीविजन की अहमियत कम हो जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने वो सारे फेजेस जिए। देखिए, ऐसा है कि 3 अलग अलग तरह की आज की तारीख में 3 अलग अलग मीडियम हैं, 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। सिनेमा है, टेलीविजन है, ओटीटी है। यस, ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते थे अरे सिनेमा है, अब तो टेलीविजन आ गया, अब सिनेमा का क्या होगा, टेलीविजन चलेगा कि नहीं चलेगा। सिनेमा भी चलता रहा, टेलीविजन भी चलता रहा।
ओटीटी आ गया, अरे अब तो टेलीविजन खत्म हो जाएगा, ओटीटी चलेगा कि नहीं चलेगा, टेलीविजन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। टेलीविजन भी चल रहा है, ओटीटी भी चल रहा है, हर जगह भी ऑडियंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका कंटेंट क्या है, चाहे सिनेमा में है, चाहे टेलीविजन में है, चाहे ओटीटी में। जितना मजबूत आपका कंटेंट होगा, ऑडियंस देखेगी ही देखेगी। अगर आप वाहियात फिल्में बनाएंगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी, वाहियात सीरियल बनाएंगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी। ओटीटी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो बहुत अच्छा काम हो रहा है उसको देखा जा रहा है, जो बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है उसको लोग नहीं देखते। तो ठीक है, पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक को बहुत कुछ देखने को मिल गया है, चॉइस बहुत है पब्लिक के पास अभी, ये देखें या ये देखें या ये देखें। तो कंपटीशन बढ़ गया है, प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, और इस बढ़ती हुई प्रतियोगिता में लोगों का फायदा हो रहा है, ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस को बहुत कुछ नया नया देखने को मिल रहा है कि नहीं? मैं राइट हो रहा हूं? सही बोला ना? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय चांस लिखी जाती है। ये जो तेनालीरामा शो, जिसको शायद बहुत लोगों ने देखा है और आज भी लोग रिपीट भी बहुत देखते हैं, पूरी दुनिया में देखा है लोगों ने, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर एज ग्रुप के लोगों ने देखा है, उसको सराहा है, उसको पसंद किया है। क्योंकि उसकी सीरियल की खासियत क्या थी कि उसमें जो बेसिकली सीरियल में किसी भी उसमें होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के साथ एक भरपूर मैसेज उसमें था। उसकी हर कहानी 10 एपिसोड की होती थी और एंड में एक मैसेज होता था। वैसे माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि टेलीविजन नहीं देखना, लेकिन इस शो के लिए माँ बाप बच्चों को बोलते कि बैठो, देखो और सीखो। और इसमें जो रोल मुझे कथाचार्य का मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। दोस्तों, हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, 9 रस से ही सब कुछ होता है, जैसे कि बहुत आप सब जानते हैं। ये जो किरदार था कथाचार्य का, जो मेरी झोली में बाय चांस आ गया, उसमें 9 के 9 रस थे। वो हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, डरता था, डुराता था, नेगेटिव था, हर तरह की हरकतें करता रहता था, सभी रस थे उसके अंदर। तो करने में बहुत 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 आनंद आया, बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको आप लोगों के प्यार की वजह से और ऊपर वाले के सहयोग की वजह से मैं निभा पाया। आप सबने उसको बहुत पसंद किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे हमारे एंकर्स के लिए हमारी स्क्रिप्ट या हमारी डायरी वेपन होती है, तो कल हमारे साथ चंदन जी थे, कॉमेडियन, तो उनसे मैंने पूछा कि कॉमेडी का वेपन क्या है, तो उन्होंने कहा टाइमिंग। अगर मैं आपकी बात करूं एज एन एक्टर, आपका पर्सनल वेपन क्या है? मेरा पर्सनल वेपन क्या है? सवाल तो बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मेरा पर्सनल वेपन है गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ईश्वर ने मुझे ये जो टैलेंट दिया है, मैं बहुत शर्माता था, बहुत घबराता था, मैं कांपता था कॉलेज में मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी स्टेज पे चढ़ने की। गवर्नमेंट कॉलेज कालका में मैंने बीए की, तो वहां पे मेरे एक मित्र होते थे विजय जोशी, वो हर साल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था और मैं हर साल कहता था कि मैं भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूंगा, और जैसे ही वो मौका आता था मैं भाग जाता था, इतना डरता था, झिझकता था। लेकिन मुझे बचपन से ही पता नहीं इतना एक रियलाइजेशन थी कि कुछ है मेरे अंदर, कुछ है। मैं हरकतें करता रहता था शीशे के सामने खड़े होकर के, अजीब अजीब सी, मतलब अकेले। लेकिन पब्लिक के सामने आने में मुझे बहुत डर लगता था, या स्टेज पे आने से मुझे बहुत डर लगता था। तो बीए फाइनल में फिर वो दिन आ गया जिस दिन चंडीगढ़ से डायरेक्टर आने वाले थे और यूथ फेस्टिवल के लिए प्ले तैयार करना था, तो कास्टिंग होने वाली थी, वो चुनने वाले थे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला था कि मुझे विजय जाना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। बोला भागना मत, पक्का पार्टिसिपेट करना। मैंने कहा ठीक है। तो टाइम आ गया, बोले चलो, सब गए। वो रूम था बहुत बड़ा, वहां पे सब अंदर, दरवाजा बंद था और अंदर डायरेक्टर साहब बच्चों से बात कर रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे लेके चल पड़ा और हम नीचे गए और दरवाजे के पास जाके मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं डर गया, फिर डर गया। तो उस दोस्त ने लिटरली क्या किया, मुझे पीछे से पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया और मैं दरवाजा खोलते हुए धड़ाम करके अंदर गिरा। डायरेक्टर साहब बोले आप भी आ गए, आ जाइए, बैठ जाइए। और मैं डरते थे,
डरते डरते बैठ गया और उन्होंने मुझे कागज दे दी, बोले इसको पढ़ के दिखाओ। मैंने पढ़ के दिखा दिया, मुझे वो फिर वो रोल मिल गया, वो मेन रोल मिल गया और फेस्टिवल में ले गया, वहाँ मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। वहाँ से वो शुरुआत हुई और एमेच्योर थिएटर करना मैंने शुरू किया। करते फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे यही करना है। लेकिन उसके लिए मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। तो मेरे मित्र ने मेरा सहयोग किया और मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में एडमिशन मिल गया। मैंने डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद मैंने एमए भी की, तो फिर आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं आपकी बातें सुनने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी, मैं अपने सवाल भूल गई। कोई बात नहीं। मैंने जैसे आपने पूछा था कि हाँ, मेरा जो ताकत है वो मेरा टैलेंट है, मेरा वेपन जो है वो मेरा टैलेंट है, वही सब कुछ है। और उसी के बलबूते पे मैं आज यहाँ पहुंच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। पिछले 35 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और करता चला जा रहा हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो? मैंने कहा पता नहीं, आ जाती है, ये सब गॉड गिफ्टेड है। बोले आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम तो देखेंगे क्या होगा, अभी अंजाम में तो बहुत समय। तो बोले फिर आप और क्या खासियत है, आप तो अच्छा काम करना चाहते हो, कर रहे हो? तो मैंने कहा जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, ये मैं अपनी सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, अपनी सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ काम पे, तो ये सोच के निकलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है और मुझे अपना बेस्ट करना है। शायद उसी चीज ने मुझे आज तक जिंदा रखा है और उसी वजह से मैं आपका काम करता चला जाऊंगा और आगे भी काम करते चला जाऊंगा। तो कहते हैं ना, जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगा। सर कल हमारे बहुत सारे सेशन थे, तो उसके दौरान मेरा दिमाग चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि कुछ फिल्म आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स किए हैं। जो कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, हमने बीइंग इंडियंस या किसी कारण नहीं देखी होती, बट उन्हीं फिल्म्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स में। व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है, मुझे लगता है कि तब पहचान नहीं मिली थी, अब पहचान मिल गई। अग्री सर। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जितने कैरेक्टर्स किए उनके डिफरेंट शेड्स थे, हर एक कैरेक्टर की डिफरेंट लुक थी। आपको आपकी एक्टिंग के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, हम भी वही कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, बट आपको कभी अपनी लुक्स के लिए जो आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हो पूरा, उसके लिए एप्रिसिएशन मिलती है या लोग सिर्फ आपको आपकी एक्टिंग ही एंजॉय करते हैं? मेरा ये प्रयास होता है कि जिस तरीके का कैरेक्टर है उसमें ढल जाना, वैसा बन जाना। अब जैसे तेनालीरामा था तो मैंने अपने आप को बॉल्ड किया हुआ था। उसके बाद मैंने एक शो किया था जो बहुत पसंद किया गया, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, सोनी सब पे एक शो आता था, दिल दिया गल्ला, जिसमें मैंने सरदार जी का रोल किया था। उसके लिए मैंने अपनी दाढ़ी इतनी बढ़ा ली। वो ओरिजिनल थी सर? जी मेरी ओरिजिनल थी, मैं सचमुच में ही सरदार बन गया। तो बस ऐसे ही मैं हर कैरेक्टर को निभाने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक फिल्म थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, वो YouTube पे आपको मिल जाएगी, वर्चस्व, जिसमें मैंने 108 साल की बुढ़े का किरदार किया था। 4 गेटअप थे उसके, 65 साल, 77 ईयर्स, 85 ईयर्स और 108 ईयर्स। जब वो कैरेक्टर मरा था तो उसकी 108 साल की उम्र थी और वो रियल कैरेक्टर था। ईस्टर्न यूपी का 2011 में उसकी डेथ हुई थी। ब्यूटीफुल फिल्म जिसमें एक एक्टर की जर्नी होती है। आपने गेटअप की बात की ना, वो 4 अलग अलग जो गेटअप हैं, तो जो 108 साल का गेटअप है, तो 108 साल का नहीं दिखता शायद अभी, लेकिन उसमें दिखता था। तो उसके लिए मैं 3 घंटे मेकअप के लिए बैठता था, वैसी पूरी लुक बनती थी मेरी। 3 घंटे मेकअप होता था और 1.5 घंटा उतारने में, मतलब 4.5 घंटे तो इसी में लगते थे। तो आई शेयर माय पिक्चर विद यू, आप देखिएगा उसको।
कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एब्सोल्युटली जिनका इन्फ्लुएंस होता है ऑडियंस के ऊपर। किसी भी किरदार का प्रभाव तो ऑडियंस पर पड़ता ही है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही जितने भी किरदार मैंने किए हैं उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो ऑडियंस पर पड़ा ही होगा। am I right or wrong? पड़ता है ना, है ना? आप या तो गाली देते हैं, ताली देते हैं, दोनों में से एक चीज देते हैं ना, तो इन्फ्लुएंस से थोड़ा और क्या है। ये फिल्म सैनिक थी जिसमें मैं विलन था। किसी भी इंसान की जिंदगी में सुखद दुखद घटनाएं होती जिसका असर उसके जीवन पर पड़ता है, उसके कैरियर पर पड़ता है। ऐसा ही इस फिल्म की वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से एक दुखद प्रभाव मुझ पर पड़ा था। मेरा बहुत नुकसान हुआ था, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ये जब फिल्म बनी थी 1992 में, तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था। वो कहते हैं ना कि जंबो जेट, चारों इंजन स्टार्ट है, रनवे पे प्लेन आ गया, प्लेन अभी भाग रहा है, रनवे पे टेक ऑफ करने वाला है, जैसे टेक ऑफ करने वाला तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मुझे आज भी यहाँ 12 स्क्रू है, प्लेट है यहाँ पे, तो मेजर एक्सीडेंट हो गया था। अक्षय कुमार बच गए थे और मैं लपेटे में आ गया था जीप के। फिर मेरा बहुत नुकसान हुआ था। मेरे पास बहुत फिल्में थी इस टाइम पे, एज यंग विलन में बहुत फिल्में कर रहा था। फिर मैं बैक पे चला गया, बैक पे पड़ा रहा, लेकिन फिर मेरे ही दूसरे किसी प्रोड्यूसर ने मुझे उठा दिया था बेड से। मेरे लिए एक खास तौर पे वो कैरेक्टर लिखा गया था। आपको याद होगा एक शो आया था जुनून, उसमें मेरे लिए वो खास तौर पे वो रोल लिखा गया था। एक हैंडीकैप फादर ऑन व्हील चेयर, तो मैं व्हील पे चेयर पर ही जाता था उस रोल को। I got 2 very prominent awards for that। और फिर मैं खड़ा हो गया और जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन अगर उस वक्त मैं हिम्मत हार गया होता, मैं ये कहानी बताने के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरी मंशा ये है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आप निकल पड़ेंगे। वैसे ही मैंने किया, मैं फिर से खड़ा हो गया। आज मैं काम कर रहा हूँ, फिल्में भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज भी कर रहा हूँ, टेलीविजन भी कर रहा हूँ। लेकिन वो दौर बहुत खराब दौर था मेरे लिए, किसी भी एक्टर के लिए। मतलब आप यू कैन इमेजिन कि आप इंडस्ट्री में कहाँ पहुंचने वाले हैं और अचानक आप कहाँ पीछे रह जाते हैं। फिर से आप खड़े होते हैं, फिर से आप उस दौड़ में हिस्सा लेते हैं और दौड़ते 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 किसी न किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आज मैं पहुंचा। जिसमें से क्या हुआ था कि हमारी इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं, इंडस्ट्री चलती रही। तो उसमें से कई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट मुझसे कुछ प्रोड्यूसर्स ने मांग लिया था, मैंने दे दिया। कुछ फिल्में फलां विलेन को चली गई थी, कुछ फिल्में फलां विलेन को चली गई थी, कुछ किसी को चली गई थी। 2-4 ने वेट किया था जो मेरे हिस्से में रह गई थी। But कोई बात नहीं, part and parcel of life. I'm happy. I'm so happy. I'm very thankful to God. God is very kind. फिर आपकी बात सुन के मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से पूछा है, बट सबने डिनाई किया है। बट अगेन आई विल डेयर टू आस्क यू कि मैं जो वर्सेटाइल एक्टर्स होते हैं उनको कंपेयर करती हूँ सोल्जर से, कि वर्सेटाइल एक्टर इज नन लेस देन अ सोल्जर। ऑफ कोर्स सोल्जर्स की अपनी जर्नी होती है, बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया यू हैव प्लेड कैरेक्टर्स, आपको इंजरीज हुई बट स्टिल आपने गिव अप नहीं किया। सो स्टिल आई विल कंपेयर यू टू अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर की एक अपनी जर्नी होती है, वो हमें बचाने के लिए खड़ा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टर, आपने हमें एंटरटेन करने के लिए अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए दोबारा खड़े हुए। थैंक यू सो मच। आप इस चीज से अग्री करेंगे कि एक्टर कैन कंपेयर टू अ सोल्जर? ऑफ कोर्स जर्नी साइड 101%। वो मेरे थिएटर का सहयोगी सामने बैठे, वो भी यही बात करेंगे। एक्टर को एक फौजी की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए। और खास तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फौजी की तरह तैयार रहो, वेपन अपने तैयार रखो, एकदम अलर्ट रहो। कभी भी आपको ऑर्डर मिल सकता है कि अटैक, और आपको अटैक करना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही
कभी भी आपको मौका मौका मिल सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री में। इसी वजह से सालों साल लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा। वो आशावादी होना बहुत जरूरी है, और जरूर आता है वो दिन, जरूर आता है अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आप मेहनत करते हैं, आप नेकी के रास्ते पे चलते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो वो अवसर अवश्य आता है। आज तक सबने डिनाई किया है मेरा ये वाला जो फ्रेज है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको है ना प्रूव कर दिया है अगेंस्ट। हाँ ऑफ कोर्स मैंने आई हैव बीन, देखिए हर किसी की अपनी मान्यता होती है। मैं इस बात को मानता हूँ, आप कुछ और मानते होंगे, आप कुछ और, आपके विचार कुछ और होंगे, आपके बहुत विचार कुछ एक्टर्स और। ऑफेंड भी हुए हैं सर ये मेरी फ्रेज सुन के कि नहीं हाउ कैन यू कंपेयर अस विद सोल्जर, यस बट शेड्स ऑफ लाइफ। यस, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले तो बहुत कहावत थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक फ्राइडे को धड़ाम गिरता है, अगले फ्राइडे को तो धड़ाम उठ चला जाता है। यही होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एक फिल्म एक किरदार शूट कर जाता है। शुक्र ग्रह। ओके सर, आपने जो करेक्टर्स किए हैं, अगर मैं पूछूं कि आप अपने करेक्टर्स में से रियल लाइफ में अगर एक करेक्टर रिलीव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं वो करेक्टर जो आप असलियत में नहीं जी पाए, वो कौन सा करेक्टर होगा? अनेकों अनेक मैंने किरदार निभाए हैं। मैं हमेशा मजाक में बोलता रहता हूँ कि जो ईश्वर ने जो टैलेंट की टोकरी दी है उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, बुढ़ा, जवान, कॉमेडी, एंकरिंग, मॉडलिंग सब है। तो मैं सब करता रहता था, सब करता रहता हूँ और आगे भी वैसे ही करता रहूँगा। तो मैं अभी क्या है, अभी कई बार बहुत चैलेंजिंग किरदार आ जाते हैं कि, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, मित्र डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर जो मेरे मित्र हैं उनको हंसते हंसते ये बात कहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो सबसे मुश्किल किरदार हो ना वो मुझे करने को देना, क्योंकि मुझे टेढ़े किरदार करने में बहुत मजा आता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, अच्छे अच्छे टेढ़े मेढ़े किरदार करो। कभी आप नाकामयाब होंगे, कभी आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे अक्सर यही बोलते हैं, अरे आपने तथाचार्य का तो बड़ा अच्छा किरदार निभाया, कैसे निभाया, क्या किया। तो मेरा वही था कि भैया ये बहुत ही टेढ़ा रोल है, उसको मैंने निभाया और उसको भर भर के डोगरी प्यार मिला लोगों से। ऐसे ही मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो मुझे मैं अभी यहाँ भविष्य में कुछ यहाँ से डायरेक्टर भी निकलेंगे, कुछ राइटर्स भी होंगे जो लिख रहे होंगे, तो मेरी पंजाबी सिनेमा भी करना चाह रहे होंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी स्क्रिप्ट में जो सबसे मुश्किल किरदार है वो मुझे जरूर दीजिएगा, मैं उसको निभाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा बात। पंजाबी सिनेमा तो मैं करना चाहता हूँ, पंजाब वाले मुझे याद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है बम्बू से बुलाना पड़ेगा शायद, इसलिए मजाक ही। अभी मैंने फिल्म की थी एक पीटीसी की, शायद कुछ लोगों ने देखी हो, वो सिनेमा में आनी चाहिए थी लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाई थी, तो वो पीटीसी ऐप पे रिलीज हुई थी। पहले उसका नाम था बिंगड़ दी वॉटी, बाद में उसका नाम बदल दिया गया था, उसका नाम था सीतो मरजानी। देखिए किसी ने सीतो मरजानी? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए। तो बस वो किरदार बहुत बेहतरीन किरदार था जो मैंने बिंगड़ बाबू का किरदार किया था। तो मैं वैसे ही किरदार करना चाहता हूँ पंजाबी सिनेमा में। अभी वो चीज़ मैं सामने लाऊंगा नहीं, रिवील नहीं करूँगा। हाँ, 2 पंजाबी फिल्मों में बातचीत चल रही है, अच्छी फिल्में हैं, अच्छे किरदार हैं, तो मैं ज़रूर निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 4-5 महीने वेट भी करना पड़ा था, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी और गाड़ी भी मैंने होल्ड रखी हुई थी उसकी वजह से, लेकिन अभी मुझे किसी फिल्म के लिए काटनी पड़ी। वो बहुत ही बेहतरीन एक वेब सीरीज आ रही है जो पंजाबी फैमिली के ऊपर है, दिल्ली पंजाबी राजौरी गार्डन की फैमिली के ऊपर। ज़्यादा चीज़ें मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, उसका भी आप इंतजार कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर। सर अभी आपने जैसे बताया कि एक आपने करेक्टर अबाउट 100 इयर्स का किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है मीडिया फील्ड से, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया फील्ड में मेकअप एज सब्जेक्ट नहीं होता, बट आपने थिएटर किया जिसमें आई होप कि मेकअप एज सब्जेक्ट आता है। तो उस सब्जेक्ट में मी बीइंग अ गर्ल है ना, बहुत क्यूरियस हूँ कि वो सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ाया जाता है, एंड जब एक एक्टर होता है अगर उसका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आता, हाउ डू यू मैनेज? बड़ी अच्छी बात पूछी। बेसिकली थिएटर से हूँ, तो
मेकअप सिखाया जाता है वहाँ पे थिएटर में, और हम खुद किया करते थे थिएटर में मेकअप। और फिर सिनेमा में चले गए तो वहाँ पे अलग अलग किरदार निभाते रहे, अलग अलग मेकअप मैन, बहुत अच्छे अच्छे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सीनियर मेकअप मैन हैं, उनके साथ उनके अंडर काम करने का मौका मिला, उन्होंने मेकअप भी किया, वहाँ से कुछ सीखा। तो करते 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 मुझे मेकअप की बारीकी पता चल गई है। अभी नॉर्मल मेकअप मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है अपने आप में हाथ चला लेता हूँ। वैसे भी मेकअप मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन जितना भी करता हूँ मैं खुद कर लेता हूँ। और जहाँ पे सवाल आता है गेटअप का, तो जब मेकअप मैन गेटअप कर रहा होता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूट उसमें हो। क्यों? क्योंकि मैं मेकअप जानता हूँ। देखिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत 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 महारथी टैलेंटेड लोग आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। आने वाले भविष्य में से यहीं से 2000 पता चला इंडस्ट्री में उन्हें झंडे गाड़ दिए, ये सब चलता रहेगा। हाँ, मेरे एक दो पसंदीदा कलाकार थे जिनको मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार मानता था, मानता हूँ और मरते दम तक मानता रहूंगा। मैं संजीव कुमार साहब से बड़ा एक्टर किसी को नहीं मानता। आपने संजीव कुमार साहब की फिल्में देखी होंगी, लाजवाब एक्टर थे। दिलीप साहब कमाल के एक्टर हैं, बच्चन साहब कमाल के एक्टर हैं, नसीर भाई बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। लेकिन पता नहीं मैं एक आध डिग्री संजीव साहब को ऊपर ही रखता हूँ सबसे। ये मेरी मतलब मेरे जाति विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार कमाल है, वो देखो ना कितना अच्छा काम करता है गोविंदा, ये संजीव कुमार को मानता है। मैं संजीव साहब को सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ। और वैसे ही मेरी पसंदीदा कलाकार थी स्मिता पाटिल जी। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं तो दिलों में बस जाते हैं। तो मैं मुतासिर था संजीव साहब से, क्योंकि संजीव साहब की खासियत आपने जरूर देखी होगी कि मोटे थे, पेट निकला होता था, लेकिन वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती थी, आप उनके चेहरे को देखते रहते थे, इतने इंप्रेसिव कलाकार। अमेजिंग सर। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप इतने बिजी रहते हैं अपने है ना करेक्टर्स में, सीरियल्स में, कई बार ऐसा भी होता है कि आप मोर देन 2 सीरियल्स में भी एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। सर आप अपने क्राफ्ट में बिजी रहते हो, उसके बाद भी आप थिएटर और लिटरेचर के लिए टाइम निकाल लेते हो? जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा पहला प्यार थिएटर ही था, आज भी है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ थिएटर में काम करता था और मुझे ये आपसे बात शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बहुत लकी रहा थिएटर में, मुझे बेस्ट ऑफ द थिएटर करने का मौका मिला। लकी, ईश्वर की कृपा। मैंने बेस्ट ऑफ द थिएटर किया है। मैंने बेस्ट संस्कृत क्लासिक किए हैं, पंजाबी क्लासिक किए हैं, हिंदी क्लासिक प्ले किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक किए हैं, और सभी में मुझे मुख्य किरदार करने का मौका मिला। तो मेरे कुछ साथी कलाकार तो नाराज रहते थे कि हर बार पंकज बेरी को मेन रोल मिल जाता है, लेकिन मैंने कमाल कमाल के किरदार निभाए। आज भी करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके का थिएटर करके मैं यहाँ से गया था, वैसा थिएटर करने के लिए आपको डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और टाइम, ये 4 चीजें आपको डिवोट देनी ही पड़ेंगी। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और टाइम, तब आप थिएटर कर पाते हैं, प्रोफेशनल थिएटर, अच्छा थिएटर। ये अभी वो क्योंकि हम शूटिंग में बिजी रहते हैं, सिनेमा में, टेलीविजन में, तो उस तरीके से टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जरूर मैं वापस थिएटर करूंगा। थैंक यू सर।